तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने कूलॉम फोर्स का स्टडी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपन कूलॉम लॉ तक पढ़ चुके थे। कूलॉम जो लॉ जब अपन ने पढ़ा तो अपन ने कूलॉम लॉ के अंदर ये स्टडी किया कि कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 अगर किसी डिस्टेंस r पर प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स तो लगेगा चार्जेस में, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिफाइन किया था किसने? कूलॉम ने, और लॉ दिया था। उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसा अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पर K जो होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके दोनों जो चार्जेस हैं Q1 Q2 वो वैक्यूम में रखे हुए हैं और K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर आपके जो दोनों चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ अपन ये कह रहे थे कि भाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ये क्या थी दोनों? इनको अपन बोल रहे थे परमिटिविटी। ऐसे बोल रहे थे ना, देखा था अपन ने लास्ट लेक्चर। तो एप्सिलॉन नॉट जब लग गया तो ये तो वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है, और एप्सिलॉन मतलब मीडियम की परमिटिविटी है। तो वहाँ अपन ये कह रहे थे कि भाई एक्चुअली में जब अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्वेशन किया चार्जेस के बीच में लगने वाले कूलॉम फोर्स के बारे में, तो उस ऑब्जर्वेशन से उनको ये पता चला कि भाई कोई भी दो चार्ज अगर किसी भी मीडियम में रखे हुए हैं तो उन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उस मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब मीडियम पर डिपेंड करता है इसका मतलब मीडियम के साथ वेरी करता है। मतलब अगर कोई दो चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उनके बीच में लगेगा। उन्हीं चार्जेस को एयर में से उठा के और मैं वाटर के अंदर प्लेस कर देता हूँ तो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर उन्हीं चार्जेस के बीच में मैं वाटर या एयर रखने की जगह कोई ग्लास की शीट रख देता हूँ तो भी फोर्स उनके बीच में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कूलॉम फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अब कूलॉम फोर्स में चार्जेस के बीच में लगने वाले, कूलॉम लॉ में चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पर मीडियम पर डिपेंड करती है। ऐसा अपन को पता चल गया, ऐसा अपन ने वहाँ डिस्कस भी किया था। अब जब ये मीडियम पर डिपेंड करती है तो इस फोर्स की मीडियम पर डिपेंडेंस को बताने वाला जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं परमिटिविटी। वैक्यूम की जो परमिटिविटी है, मतलब वैक्यूम के लिए उस कांस्टेंट को अपन डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और किसी मीडियम के लिए उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। स्पेसिफिकली मीडियम के लिए कर रहे हैं, तो एक ही मीडियम के लिए अपन डिपेंडेंस जब बता रहे हैं तो उसको परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी वहाँ अपन ने बोला था। ठीक है, जैसे वैक्यूम के लिए अपन ने इसकी वैल्यू भी लिखी थी 8.54 इंटू 10⁻⁻12 करके लिखी थी ना। अब क्या है कि ये तो अपन ने वहाँ परमिटिविटी मतलब उस कांस्टेंट को भी डिस्कस किया था जिस पर किसी भी मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को जो क्या करता है, मीडियम में फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है, उस कांस्टेंट को अपन बोलते थे परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है ना। अब यहाँ अपन उसी में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी टर्म जो है वो हमारे बहुत काम की है। नाम से पता चल रहा है रिलेटिव, मतलब परमिटिविटी तो निकाल रहे हैं अपन, लेकिन उसको अपन रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? अब देखो, अपन को ये तो पता है कि मीडियम के साथ फोर्स की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो वेरी करेगा। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन से ये भी देखा है कि भाई मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब चार्जेस रखे हुए हों किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। चार्जेस कहाँ रखे हुए हों? किसके अंदर रखे हुए हों? वैक्यूम के अंदर रखे हुए हों, तो मैक्सिमम फोर्स उनके बीच में अप्लाई होता है। और जैसे जैसे उसके बाद अपन मीडियम इंसर्ट करते हैं वैसे वैसे जो फोर्स की क्वांटिटी है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो भी यहीं से निकलती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी जिसको अपन या तो डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के से, या फिर डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है रेशियो किस किस का? वो रेशियो होती है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
प्लेस्ड इन वैक्यूम में मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, अपन कंपेयर कर रहे हैं किसको, कोई दो चार्ज हैं मेरे पास Q1 और Q2, उन दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लग रहा है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं मेरे पास, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स सबसे पहले कहाँ लग रहा है, वैक्यूम में। तो मैक्सिमम फोर्स वहाँ लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं उन चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस करूँगा तो उस फोर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वैक्यूम में कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन्हीं दो चार्जेस के बीच में मीडियम में लगने वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, इस कंपैरिजन को और इस रेशो को ही अपन बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। मतलब अपन ये कंपेयर करें कि भाई मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना कम है, या फिर वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी भी स्पेसिफिक मीडियम में उन्हीं चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, तो उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्या है कि भाई मीडियम में लगने वाला फोर्स या वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, उसका फॉर्मूला अपन ने कूलॉम लॉ के अंदर निकाला था। कहाँ निकाला था भाई, अगर मैं वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को F0 से डिनोट करूँ तो फॉर्मूला तो मेरा क्या है, Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 चार्जेस और उनके बीच में डिस्टेंस हो गया R। तो ये कहाँ फोर्स हो गया, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। ये दोनों चार्ज किधर रखे हैं, Q1 Q2 वैक्यूम में रखे हैं। अब अगर मैं इन चार्जेस को यहाँ से उठा के और किसी मीडियम में प्लेस कर देता हूँ, तो मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू है वो Q1 Q2 पर R² रहेगी। लेकिन अपन को ये पता है कि K की वैल्यू दोनों बार सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। जब वैक्यूम है तो K की वैल्यू हो जाती है क्या 1/4πε0। तो F0 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में R²। उसी तरह जब ये मीडियम है तो फोर्स हो जाएगा 1/4πε, ये हो जाएगी K की वैल्यू क्या 1/4πε एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये Q1 Q2 अपॉन R² तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो जो रिलेटिव परमिटिविटी है K और ε0 जिससे भी अपन डिनोट करना चाहें, वो क्या हो जाएगी, फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम कितना है भाई, K है, Q1 है, Q2 है अपॉन R²। K की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, ठीक है। और अपॉन में क्या है, फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम कितना है भाई, मीडियम में फोर्स ये रहा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R², ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ये Q1 Q2 ये 4πε0 R² इंटू Q1 Q2 और ये 4πε कैंसिल आउट। क्या बच गया, ये बच गया K इक्वल टू ऊपर बचेगा एप्सिलॉन और नीचे बचेगा क्या ε0। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको कि भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है रेशियो किस किस का, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। मतलब अपन मीडियम की परमिटिविटी को अगर कंपेयर करें वैक्यूम की परमिटिविटी से, तो उस कंपैरिजन को अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी तो बोल ही रहे हैं, इसके साथ साथ इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।
ठीक है। कैसे बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे चैप्टर में। साथ में इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, शॉर्ट में SIC। ये दोनों भी इसी के नेम हैं। तो बात अपन को समझ में आई कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रेशियो किस किस का, कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस का, फोर्स का। कहाँ कहाँ फोर्स का, एक बार तो वो फोर्स अपन ने लिया जो दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में अप्लाई हो रहा है, और उसको अपन ने कंपेयर किया उस फोर्स के साथ जो उन्हीं चार्जेस में अप्लाई हो रहा है कहाँ पर, मीडियम में। या फिर रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो है किस किस का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ अपन को क्लियर हो रही है कि देखो जो रिलेटिव परमिटिविटी है K, दैट इज फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, किससे डिनोट किया, F0 से, F0 से किया है। अपॉन फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, किससे डिनोट किया, FM से, ऐसे किया। तो इसका मतलब F0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FM इंटू K, या फिर FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 अपॉन K। ये होगा क्या, यही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। K की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर के लिए जो K की वैल्यू है वो है 81। दैट मीन्स FM, अगर मैं वाटर में रखता हूँ चार्जेस को, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी F0 अपॉन K की वैल्यू वाटर के लिए 81। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अगर आप चार्जेस को वैक्यूम से उठा के वाटर के अंदर प्लेस कर रहे हो, तो जो चार्ज की क्वांटिटी है ना, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी है ना, वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/81 टाइम्स ही रह जाएगी। मतलब फोर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं कि भाई ग्रेफाइट के लिए कितनी है, ग्रेफाइट के लिए की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है। तो FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 अपॉन 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई दो चार्ज है K1, Q1 और Q2, उन दो चार्जेस के बीच में मैं अगर कोई ग्रेफाइट की प्लेट रख देता हूँ इधर ऐसे करके, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स की क्वांटिटी है ना, वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स के कंपैरिजन में 1/5 टाइम्स ही रह जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी मीडियम में रखने पर चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो ये था अपना रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए होंगे। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो और मेरे को बताना है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो मेटल्स होती हैं ना अपनी, मेटल्स, आयरन है, कॉपर है, टिन है, ये सब क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स के लिए जो K की वैल्यू होती है ना, वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि भाई मेटल्स के लिए K की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। नोट्स में भी लिखा हुआ है K इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो जो FM है, फोर्स है, कब, जब कोई दो चार्ज मेरे पास रखे हुए हैं Q1 और Q2, उनके बीच में मैंने रख दी ये मेटल की प्लेट, ये बीच में क्या रख दी, मेटल की प्लेट। तो मेटल की प्लेट के लिए K की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो FM इक्वल टू हो जाएगा F0 अपॉन इनफाइनाइट, एंड एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। इसका मतलब ये हो गया कि चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कोई भी दो चार्जेस Q1 Q2 के बीच में अगर आप कोई भी मेटल की प्लेट प्लेस कर देते हो, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैक्यूम से मीडियम में रखा तो रिड्यूस हुआ। ठीक है। मेटल भी एक मीडियम है, लेकिन मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वहाँ रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, फोर्स 0 हो जाता है। तो मेटल की प्लेट रखने पर
दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता। यहाँ से पहले क्वेश्चन आया था कि भाई अगर दो चार्जेस के बीच में सीबीएसई का क्वेश्चन आया था कि अगर कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच में अगर ग्लास की प्लेट रख दी जाए तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्लास की प्लेट रख रहे हैं अपन दो चार्जेस के बीच में, और ग्लास तो क्या है, मीडियम है, तो मीडियम की प्लेट रखने पर फोर्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं आराम से। तो दिस इज़ योर रिलेटिव परमिटिविटी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है, उनके साथ अपन इस लेक्चर में आगे चलेंगे। हाँ तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कूलॉम लॉ के ऊपर। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देयर इज अ फ्री पिथ बॉल। फ्री पिथ बॉल, एक पिथ बॉल है, पिथ बॉल, वो फ्री है, मतलब ऐसे ही रखी हुई है एयर में, फ्री, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है किसी चीज़ के साथ। पी है, नाम उसका पी है, ऑफ 10 ग्राम्स, मास उसका दे रखा है कितना, 10 ग्राम्स, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। एक पिथ बॉल है, 10 ग्राम उसका मास है, और 10 ग्राम मास है, और साथ में क्या कर रही है वो, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना। ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये हो गई मेरी पिथ बॉल। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो कितना है ये तो मेरे को दे ही नहीं रखा, दे रखा है हाँ 5 × 10⁻⁸ कूलॉम, इतना चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 5 × 10⁻⁸ कूलॉम इतना चार्ज है इसके पास, है ना। इसका मास कितना है, 10 ग्राम्स, ऐसा मेरे को बोल रहा है। आगे मुझसे ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर पिथ बॉल कैपिटल Q। अब मुझे क्या करना है, एक और पिथ बॉल लेनी है। वो जो सेकंड वाली पिथ बॉल लेनी है ना, उसको अपन को चार्ज देना है। अब जो चार्ज मेरे को उसको देना है, एक तो मेरे को उसका नेचर बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। लेकिन वो चार्ज करेगा क्या? अच्छा, ये जो सेकंड वाली पिथ बॉल है दैट इज फिक्स्ड 7 सेंटीमीटर बिलो, 7 सेंटीमीटर पुरानी वाली बॉल से नीचे रखनी है मेरे को ये। तो ये सेकंड वाली बॉल है, सेकंड वाली बॉल पिथ बॉल ले ली मैंने, और इस सेकंड वाली बॉल को मेरे को क्या करना है, इसे 7 सेंटीमीटर नीचे रखना है। तो ये 7 सेंटीमीटर बिलो रख दिया भाई मैंने, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दोनों में मेंटेन कर दिया, ठीक है। चलो, सो दैट द अपर बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। अब मेरे को जो नीचे वाली बॉल है ना, उसको क्या देना है, चार्ज देना है। अब जो चार्ज मैंने नीचे वाली बॉल को दिया ना, वो मुझे इस तरह देना है कि नीचे वाली बॉल का जो चार्ज है वो ऊपर वाली बॉल पर ऐसे फोर्स लगाए कि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी रहे, ठीक है। और ऊपर वाली बॉल जब स्टेशनरी रहेगी तो उसको स्टेशनरी रखने के लिए नीचे वाली बॉल ने जो फोर्स लगाया, उस फोर्स को लगाने के लिए जो नीचे वाली बॉल को मैंने चार्ज दिया, उस चार्ज का एक तो नेचर मेरे को बताना है और एक मैग्नीट्यूड मेरे को बताना है। ऐसा इस क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है। अच्छा, नीचे वाले का तो वेट है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, मतलब भी नहीं है उससे कोई, बस नीचे वाले का अपन से क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो ऊपर वाले का चार्ज मैं ऐड कर लेता हूँ Q1, और नीचे वाले का चार्ज है Q2 जो मेरे को नहीं पता, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो है, साथ में 11th क्लास में जो अपन ने NLM में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी अपन को यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स आ रहा है, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे लगेगा वो देखते हैं अपन, याद नहीं हो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले तो अपन अपनी पुराने वाली बॉल के बारे में बात करते हैं, जिसको अपन को क्या करना है, स्टेशनरी करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि देखो मास तो दे ही रखा है अपन को, कितना मास दे रखा है इसमें, 10 ग्राम मास दे रखा है। तो पहला काम तो ये करें कि भाई अपन इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना मास हो गया 10 × 10⁻3, मतलब ओवरऑल सॉल्व करने पे हो गया ये 10⁻² kg। ये मास अपन की बॉल में है।
अपन को ये पता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मास होता है तो वो मास पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब उस अर्थ पे है तो अर्थ से अपनी साइड क्या करेगी, पुल करेगी, खींचेगी। खींचेगी तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर वेट फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों भाई, मेरे पास हाथ में ये मार्कर है, इसके अंदर m मास है, तो इसको अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर वेट फोर्स लगेगा कितना, W = mg। पढ़ा 11th क्लास में अपन ने, नहीं पढ़ा तो भी याद रखें कि भाई कितना वेट फोर्स अप्लाई होता है, W = mg। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो ऊपर वाला बॉल है इसके अंदर जो m मास है, उस m मास से इस पर नीचे की साइड, अच्छा जो W = mg वेट फोर्स होता है वो उसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये फोर्स लगेगा कितना, W = mg। ये किसकी वजह से लगा, इसके मास की वजह से लगा। अच्छा, इस पर चार्ज कितना है, Q1 = 5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज इसके पास है। अब क्या करना है भाई कि ये W = mg जो है ना, ये तो नीचे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड सप्लाई हो रहा है, तो ये तो इसको नीचे खींचेगा। इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दूँ तो ये W = mg अपने वेट फोर्स की वजह से किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये बॉल भी अपने वेट फोर्स की वजह से कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। पर अपन को इसको रखना कैसे है, अपन को इसको रखना है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी रखना है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई W = mg की वजह से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो नीचे नहीं, कब नहीं जाएगी, कोई मूवमेंट तब नहीं होगा जब इस बॉल पर लगने वाले फोर्सेस का सम हो जाएगा 0। मतलब नेट फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे 0 होता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक W = mg नीचे लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, अप साइड में लगना चाहिए, जिससे ये फोर्स अगर ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल और अपोजिट हो जाएं तो क्या होगा, इक्वल और अपोजिट हो जाएं तो क्या होगा कि नेट फोर्स F जो है वो 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स F 0 होते ही ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, स्टेशनरी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये मार्कर है, इसमें W = mg नीचे लग रहा है तो नीचे जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पर कोई फोर्स ऊपर लगा दूं, इसको ऊपर टाई कर दूं, बांध दूं किसी स्ट्रिंग से, तो ऊपर की साइड टेंशन, तो वो टेंशन mg को बैलेंस कर देगी, तो नीचे नहीं जाएगा, इधर ही लटका रहेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा कि भाई ऊपर की साइड फोर्स लगना चाहिए W = mg को बैलेंस करने के लिए, तो वो ऊपर की साइड फोर्स कौन लगाएगा, वो लगाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नीचे वाली पिथ बॉल। अगर इस नीचे वाली पिथ बॉल को मैं चार्ज दे दूं तो इस नीचे वाली पिथ बॉल पे चार्ज है, दे दिया मैंने, Q2 = वो मेरे को फाइंड करना है कितना देना है। ऊपर वाली पिथ बॉल पे चार्ज है तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर कूलम फोर्स अप्लाई करेंगे। कूलम फोर्स किस तरह अप्लाई करें कि नीचे वाली जो बॉल है वो ऊपर वाली बॉल को ऊपर पुश करे, अवे पुश करे, मतलब रिपेल करे। तो रिपेल अगर करे नीचे वाली बॉल ऊपर वाली बॉल को, तो रिपेल करने के लिए कौन सा चार्ज होना चाहिए, लाइक चार्ज होना चाहिए। तो लाइक चार्ज होना चाहिए, तो ऊपर वाले बॉल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नीचे वाली बॉल पर भी कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। तो नेचर तो कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव। बात आई ना समझ में। W = mg कहाँ ला रहा है, नीचे, तो जो नीचे वाली पिथ बॉल है उसके चार्ज को ऊपर वाली बॉल को किधर पुश करना चाहिए, ऊपर। ऊपर मतलब दूर, मतलब रिपेल करना चाहिए। रिपेल करने के लिए नेचर दोनों का सेम होना चाहिए, तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव तो नीचे वाले पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब क्या होगा भाई कि W = mg तो नीचे, ये Q2 इस बॉल पर जो चार्ज है Q1 उस पर फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स लगाएगा, और वो कूलम फोर्स जो होता है वो F1 = कितना होना चाहिए, K Q1 Q2 और अपॉन में क्या होना चाहिए, R²। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड्स। जो दूसरा फोर्स ऊपर वाली बॉल पर लग रहा है दैट इज F2 = वेट फोर्स mg, डायरेक्शन किधर है, नीचे। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए बोथ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तो लगा दो F1 = F2 मीन्स के Q1 Q2 अपॉन R²। कूलम फोर्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेट फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो K की वैल्यू क्या है भाई, K की वैल्यू 9 × 10⁻9। कोई मीडियम नहीं दे रहा, वैक्यूम मानेंगे। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू अपन पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 ×
-8, Q2 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, अपॉन r²। r डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻² मीटर हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। r का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर 49, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4 इक्वल टू m मास कितना है 10⁻², और g की वैल्यू राउंड फिगर में 10 पुट कर देता हूँ, सॉल्यूशन हो जाएगा इजी। ठीक है भाई, तो Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10⁻² इंटू 10, ये 10⁻1 इंटू 49 इंटू 10⁻4, और अपोन में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। यहाँ से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास इस Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये Q2 वो चार्ज है जो मैंने सेकंड वाली पिथफॉल को दिया था, उस चार्ज का यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और नेचर तो मुझे पता ही है कि कौन सा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा। तो कर सकते हैं अपन इजीली इस क्वेश्चन को, वो चार्ज अपन निकाल सकते हैं जो सेकंड पिथफॉल को अपन को देना है, जिससे वो फर्स्ट पिथफॉल को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेरी अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलॉम लॉ के अंदर से क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई देयर आर 2 चार्जेस, है ना, एक तो है चार्ज 9e और सेकंड वाला है 4e। बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, दोनों r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो 9e है एक तो मेरे पास, और एक है मेरे पास 4e, और किधर रखा मैंने इनको, स्मॉल r डिस्टेंस पे रख दिया। आगे बोल रहा है मेरे को कि भाई वेयर शुड अ चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 4e एंड 9e। मेरे को क्या करना है कि 4e और 9e को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, 4e और 9e को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस पे एक और चार्ज रखना है। कौन सा चार्ज रखना है, q, स्मॉल q। ये स्मॉल q चार्ज मुझे इस लाइन पे रखना है। ठीक है, रख दिया। लेकिन रखना कैसे है, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब जो थर्ड चार्ज स्मॉल q रखना है ना, वो इस तरह रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रखा रहे। इक्विलिब्रियम में रखा रहे इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो हमेशा क्या रहे, 0 रहे, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 9e और 4e का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r डिस्टेंस है। 9e और 4e का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। मान लो ये 9e और 4e को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मैंने स्मॉल q को रख दिया। मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ रखा, पर मैंने उसको इस तरह रखा कि q किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। मान लो जिस टाइम स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 है, उस टाइम स्मॉल q 4e से तो x डिस्टेंस पर है। जिस टाइम स्मॉल q इक्विलिब्रियम में है, मतलब जिस टाइम उस पर नेट फोर्स 0 है, उस टाइम माना लेट ये स्मॉल q इस 4e से x डिस्टेंस पे है। अब टोटल डिस्टेंस है r, ये हो गया x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस एक्स। ये पूरा r में से x निकाल दिया तो बचा हुआ कितना हो गया, r माइनस एक्स। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, देखो नेचर के बारे में तो इस क्वेश्चन में बात ही नहीं कर रहा। मैं मान लेता हूँ कि भाई ये लेट नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये F1 अप्लाई कर रहा है इस पर, ये 9e भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस पर F2 अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मान लिया मैंने। मान लो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज लेता तो ये इसको रिपेल कर रहा होता तो F1 इधर हो जाता, ये इसको रिपेल कर रहा हो तो F2 इधर हो जाता। ठीक है, लगते वही फोर्स। तो मैंने मान लिया कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो गया कि ये चार्ज इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो F1 फोर्स इधर लग रहा है, ये चार्ज इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो F2 फोर्स इधर लग रहा है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता तो मैं ये मान लेता कि भाई ये 4e चार्ज ये इसको रिपेल कर रहा है तो F2 इधर लग रहा है, 9e इस q को रिपेल कर रहा है तो F1 इधर लग रहा है। मतलब तब भी दोनों के फोर्सेस कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेगेटिव मान लो तो भी और पॉजिटिव मान लो तो भी। ठीक है,
अब मेरे को बोल रहा है कि भाई टोटल किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। अब नेट फोर्स जीरो कब, जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएं, तभी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर फोर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर नेट फोर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, F1 फोर्स मस्ट बी इक्वल टू F2 फोर्स, जिससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो F1 कितना हो गया, F1 ये फोर्स हो गया Q और 4E का फॉर्मूला वही चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का, कूलॉम फोर्स। तो K Q1 इज़ 4E चार्ज, Q2 इज़ Q चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, x स्क्वायर। तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह F2 की वैल्यू क्या हो गई, F2 ये फोर्स हो गया, 9E और Q के बीच में लग रहा है, तो K वैक्यूम ही है मीडियम, तो Q1 इज़ 9E, Q2 सेकेंड चार्जेस अगेन Q अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, Q से Q, E से E कैंसिल आउट हो गया। तो ये बच गया अपने पास 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया ये 4 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों साइड अंडर रूट ले लूँ तो 2 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2, 9 का 3 इक्वल टू क्या बच गया, एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। सॉल्व कर दें इसको, 2r माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 3x। सो 2r माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो गया 3x। सो 2r इक्वल टू क्या आ गया 5x। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2r अपॉन 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 2r अपॉन 5 आ रही है तो x कौन सा डिस्टेंस था, स्मॉल q, और 4e का डिस्टेंस था। इसका मतलब अगर स्मॉल q को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसको 4e से कितने डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा, 2r अपॉन 5 डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। ये तो डिस्टेंस हो गया किससे, 4e से। 9e से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है r में से अगर ये 2r अपॉन 5 को निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा भाई 3r अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस होना चाहिए किससे, 9e से। तो स्मॉल q को 9e से तो 3r अपॉन 5 डिस्टेंस पर रखेंगे और 4e से 2r अपॉन 5 डिस्टेंस पर रखेंगे। तो अपना जो स्मॉल q चार्ज है वो हमेशा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है।